जैसे आप कहते हैं कि सर हम कैसे कहाँ समझते हैं घर की अर्थव्यवस्था को। अरे इतना बढ़िया मैनेजमेंट गुरु आप लोग हैं कि 4000 रुपया बाबूजी से महीना के नाम पर लाते हैं, तो बाबूजी को कैसे समझाते हैं, है ना, पिताजी के साथ क्या कह के पैसा लाए और जो पैसे खर्चा करते हैं, इसमें थोड़ा सा फर्क होता है ना। तो जो झालझोल करते हैं वो सब अर्थशास्त्र का अंग है, वही सब पढ़ना है। जैसे मान लिया कि बाबूजी से आप 4000 रुपया मांगे होंगे तो क्या कह के मांगे होंगे कि हमरा 1500 रेंट देवे का बा, है ना, तो ये 1500 रेंट में चला गया। उसके बाद गैस भरवाना है, मान लिया गया तो 200 रुपया तो बहुत महंगा गैस हो गया, 200 में तो काम नहीं चलत हुई, फिर भी चलिए 200 रुपया का गैस हो गया, है ना। उसके बाद क्या कहते हैं भाई कम से कम 500 रुपया का तो कॉपी कलम में लाग जाला हमारा खर्चा, है ना, तो 500 रुपया पढ़ाई के नाम पे मांग लेते होइएगा, है ना। उसके बाद कहिएगा ना बहुत बड़ा कमजोरी धले वाला बाबूजी चाहलन कि ना हमारे बेटा दूध पियो, तो भाई तू आधा किलो दूध ले लिए, हाँ, तो आधा किलो तो ज्यादा हो, लेकिन बाप रे 250 पिया जो है ना लड़का के, तो 250 रुपया के हिसाब से 300 रुपया मान लेनी है, हमनी के दूध के जोड़ लेनी सन, ऐसा करत करत बने 4000 रुपया हमनी के बाबूजी के सामने बिल बना के प्रस्तुत करम सन, और फिर 4000 रुपया लेके आम सन, तो हई सीधे पलटा मारी, मकान मालिक पैसा मांगे, ए दिया ही नंबर काला परेशान कैले बढ़ है नु, तुरंत सबसे पहले हमनी के का करम सन, बेचारे ला बेचारा ला बेचारे ला बेचारा बेचारी ला, है नु। ओकरा बाद तो पहले अपन जियो, ओकरा बाद उहो जियो, जुग जुग जियो, है नु। तो ओकरा बाद तनका झीट गुट झाड़ल जाई सब करत करत करत, और विश्वास करी पहिलका से दूसरका दिन में माने 4000 में से 3800 रुपया खत्म हो जाला, बचेला 200 रुपया, ना गैस भरायल ना तेल पियाज किनाल ना कुछो भइल। और ओकरा बाद 200 में हमनी के आराम से 1 महीना काटी ले सन, खाली देख देख के ज्यादातर लोग के साथ ही होला, तो क्या काटी ले सन, कितना मने कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करी ले सन। तो भाई इकोनॉमिस्ट बानी तो हम लोग कर ली ले, है ना, पटनरवे के दाल में अपन एगो लुई धो दे हम, अरे ले ए धो ले, ए में बन जैसे दलवा नहीं ली तो वो चोखा बना ले, हो गल काम चल गल। तो वे नीनत हुई तो ओकरे का में तक हमरो ला, आज एकरा के यहां बियान ओकरा के परसों ओकरा के यहां काम चलिए जाला, है ना। तो इस सारा मैनेजिंग जो कर रहे हैं ना, यही सब तो खेल रहे हैं आप अर्थशास्त्र से। अब इसी को हम कह दे कि आपका कुल आय 4000 रुपया है, इसी आय को आप किस किस रूप में खर्चा किए, कहीं टैक्स दिए, कहीं कैसे किए, कहीं कैसे किए। तो ध्यान दीजिए, मनुष्य जब पैदा लेता है ना, जैसे उसका जन्म होता है ना, तो उसके साथ आवश्यकता का जन्म ऑटोमेटिक हो जाता है। ये गजब का भगवान हम लोग को बनाए। कौन फिल्म था, जादू जादू गाना था, कोई मिल गया, तो जो जादू नहीं आया दूसरे ग्रह से, तो उसको भूख लगता था तो क्या करता था, धूप पी लेता था। भगवान हमनियों को ऐसा बनेले रहता तो मजा आ रही थी, है ना। तो कोई मिल गया, हाँ, बैटरी एनर्जी, उसको बैटरी नहीं गई, उसका एनर्जी था। जैसे हम लोग भोजन नहीं करेंगे ना तो हम लोग का बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है ना, तो वो चीज, तो हम मनुष्य के साथ थोड़ा प्रॉब्लम है। खिड़कियां थोड़ा सा हल्का कर दिया, पर्दा इस पे लगा देते हैं, जाने दी कोई बात नहीं, आज काम चलेगा, ठीक है। तो हम मनुष्य जैसे पैदा लिए हैं ना, वैसे हम लोग क्या होता है ना, आवश्यकता का जन्म हो जाता है। जैसे देखते हैं बच्चा रोते रोते जन्म लेता है, इसके पीछे भी बहुत सारे फिलोसफी, बहुत सारा साइकोलॉजी है कि भाई बच्चा रोते रोते काहे जन्म लेता है। तो मार्क्स कहता है, मार्क्स अर्थशास्त्री थे, कहिएगा नहीं सर साम्यवादी थे, तो साम्यवादी अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्र का मॉडल पूंजीवादी, थोड़ा भाई अब धीरे धीरे रंग में रंगिए अब आप लोग, है ना, वो सब छोड़िए रट्टा मारे वाला कॉन्सेप्ट, बड़ा घरे 4-5 महीना बैठ गया तो फिर से वही शुरू कर दिए थे पढ़ना, है ना। तो मार्क्स जो थे साम्यवादी अर्थशास्त्री, जैसे अर्थशास्त्र विश्व में 2 प्रकार का है, आर्थिक मॉडल, है ना, कोई कहता है कि हमारा जो आर्थिक मॉडल है वो पूंजीवादी है, कोई कहता है साम्यवादी है, कोई कहता है नया बना दिया, बीच में घुसिया दिया, समाजवादी है। तो इस तीनों में क्या क्या फर्क है ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो मार्क्स कहता है कि जब बच्चा पैदा लेता है तो रोता क्यों है, क्योंकि वो कहता है कि मनुष्य जो पिछले जन्म में जो था ना, उसका नया जन्म होता है, तो उस जन्म में उस रूप को छोड़ के नहीं आना चाहता है, इसलिए रोते रोते आता है। आखिर वो जीव था तो पहले कोई ना कोई अंश था ना, तो जहां था जैसे था वहां खुश था, और जब जैसे वो पृथ्वी ग्रह पर जन्म लिया ना, वो चिल्लाता है, रोता है, मुझे नहीं जाना है, नहीं जाना है। तो ध्यान से सुनिएगा, अच्छा भी लगेगा, कुछ समझ में भी बात आएगा।
तब लगेगा चाइना क्या है इसे आगे बढ़ गया, रूस क्या है बढ़ गया, अमेरिका क्या है बढ़ गया, हम लोग झुरा गए, फंस गए। ये सब सिद्धांत पर डिपेंड करता है। कोई भी देश देखिए मेहनत तो सब करता है, गांव का हर घर का लोग करता है, लेकिन उसी गांव में देखिएगा कोई अरबपति है बेचारा किसी को खाने का मोहताज है। ऐसा थोड़ा जिसका खाने का मोहताज है बेचारा मेहनत नहीं कर रहा है। तो फर्क होता है कैसे में, सोच में, व्यवहार में, है ना, कर्म में। कर्म तो सब करते हैं लेकिन क्या होता है उसमें फर्क होता है। तो मार्क्स कहता है कि वो बच्चा जब आता है तो रोते हुए आता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है उसको माँ से इतना प्यार मिलता है, इतना प्यार मिलता है कि वो माँ के प्यार में खो जाता है और फिर वो धीरे धीरे माँ की गोद में रहता है, हंसता है। देखिएगा बच्चा जल्दी माँ के गोद को छोड़ना नहीं चाहता है, दूसरे के गोद में जाएगा तो रोने लगेगा, फिर माँ दौड़ के उसको पकड़ लेगी, है ना। लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ता, जब आगे बढ़ता है, उम्र उसका बढ़ता है, तो थोड़ा सा उसको अपनापन की पहचान होती है, मेरे पिताजी है, मेरा भाई है, ये मेरा चाचा है ना। और फिर उसी लोग के साथ वो खेलने लगता है। इसी बीच क्या होता है, वो थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा होता है तो उसका एक बाप है जो एकदम जल्लाद की भूमिका में आता है और उसको माँ के आंचल से छुड़ा के कहता है चल स्कूल चल, पढ़े के बाद तेरा। वो बच्चा चिल्लाता है ना बाबू हम ना जाए, वो दादा, है ना, सब लोग गरम किए हैं हम लोग, है ना। माँ चाहती है कि मेरा बेटा मेरे से दूर नहीं जाए, लेकिन वो अपने पति का बेचारी विरोध नहीं कर सकती। बाप जल्लाद की तरह उसको खींच के कहां ले जाता है, स्कूल में ले जाता है। फिर जब वो स्कूल में जाता है रोता है 10 दिन तक 20 दिन तक, लेकिन धीरे धीरे वो स्कूल में ही अपना दुनिया बना लेता है और अपने मित्रों के साथ क्या करता है, खेलने कूदने लग जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि उसे स्कूल छोड़ना पड़ता है। फिर बाप एक जल्लाद की भूमिका में आता है, ना तोरा पटना जाए के बच्चा, है ना, पूरा गांव छोड़वाता है, कोटा भेज देता है, दिल्ली भेज देता है। वो बेचारा ट्रेन पे बैठता है तो उसको मोतिहारी का गली गली याद आता है ना। तो उस टाइप से फिर वो काम ऐसा, पढ़ाई ऐसा चुनता है जो उसको कभी पसंद नहीं था, लेकिन उसकी बाप की इच्छा है कि तुम्हें यही बेटा कलेक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो बेमन से वो पढ़ाई चुन लेता है, फिर बेमन से काम करता है और आजीवन ऐसे ही दूसरे की इच्छा, और दूसरे का इच्छा कौन, संसार ऐसा बना दिया है पूंजीवादी समाज ने, ऐसा बना दिया कि मनुष्य अपने इच्छा के अनुसार जीवन यापन नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो आवश्यकता तो है और आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या करेगा, वो प्रयत्न करेगा। क्या करेगा, प्रयत्न करेगा। बच्चा बड़ा होगा या उसका बाप यहाँ प्रयत्न कर रहा है तभी ना उसका जरूरत पूरा हो रहा है। अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा, हम लोग भी प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसको ये इस रूप में समझिएगा, मनुष्य जन्म लेगा, जन्म के साथ क्या जन्म ले लिया, आवश्यकता। आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या करेगा, प्रयत्न करेगा और प्रयत्न करके क्या कमाएगा, धन कमाएगा। प्रयत्न करके वो क्या कमाएगा, धन कमाएगा और धन से उसकी जो आवश्यकता थी उसकी क्या होगी, पूर्ति हो जाएगी, यानी वो क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। और जैसे संतुष्ट होगा एक नई आवश्यकता का जन्म हो जाएगा। जैसे संतुष्ट होगा वैसे क्या होगा, उसमें एक नई आवश्यकता जन्म लेगी। फिर क्या करेगा, उसके लिए वो प्रयत्न करेगा, प्रयत्न करके धन कमाएगा, धन करके संतुष्टि से फिर नया आवश्यकता। और यही जन्म से लेके मृत्यु तक इसी चक्र में फंसा रहता है इंसान। दैट इज कॉल्ड आर्थिक चक्र। इसको क्या बोलते हैं, आर्थिक चक्र। यही अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। समझ आया ना थोड़ा सा, यही आर्थिक चक्र। अब तक इसको आप बहुत जगह देखे हुए लेकिन समझ में नहीं आता होगा, लेकिन एकदम सिंपल बात है कि हम लोग जैसे धरती पर जन्म लिए, जन्म के साथ किस चीज का जन्म हो गया, आवश्यकता का। आवश्यकता के लिए पूरा करने के लिए क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं, है ना। और प्रयत्न करके क्या करते हैं, प्रयत्न करके, अगर इसको देखिएगा हम लोग इकोनॉमिक्स को जोड़ के पढ़े ना तो पूरा इकोनॉमिक्स आपको एक पन्ना में समझा देंगे। पूरा इकोनॉमिक्स आपको आनंद भी आ जाएगा। प्रयत्न हम करके क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। हम प्रयत्न करके क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो उत्पादन दो प्रकार से कर सकते हैं, एक वस्तु का करेंगे, नहीं तो किस चीज का करेंगे, सेवा का करेंगे। कोई इंसान यही दो काम कर सकता है। आप बड़ा होइएगा, कुछ पैसा कमाए ला क्या कीजिए, काम कीजिएगा। काम, प्रयत्न माने काम कीजिएगा। तो कौन काम कीजिएगा, तो उत्पादन में हिस्सा लीजिएगा। अर्थात आप या तो साइकिल बनाइएगा और नहीं तो मास्टरी कीजिएगा, वो बात कर रहे। तो जिस चीज को इकाई के रूप में गिना जा सके, देखा जा सके, वो वस्तु में काउंट होता है। और जिसको गिना नहीं जा सके, उसको देखा नहीं जा सके, केवल महसूस किया जा सके, उसको सेवा में। जैसे मास्टर का काम, अब बाहर जाइएगा तो मान लिया गया कोई व्यक्ति काम किया होगा तो पूछेगा कितना कौन सी करे लगा, मान कोई कहेगा हम घर बना के नहीं, तो 100 फीट जोड़ लो, आज तो 10 फीट जोड़नी हो सनागमनी के, ठीक है। हम बाहर निकले, काम भइल, हाँ भइल, 100 किलो पढ़ल तो 4 किलो पढ़नी हो,
काउंट कर सकते हैं? हम अपने काम को नहीं कर सकते हैं। वकील अपने काम को काउंट कर सकता है? नहीं कर सकता है। डॉक्टर अपने काम को काउंट कर सकता है? नहीं कर सकता है कि हाँ हम आज 4 किलो इलाज के लिए बने। तो भले कह देता है 4 पेशेंट देखे, लेकिन 4 पेशेंट का आउटपुट क्या होगा उसको काउंट आप नहीं कर सकते हैं। तो जिस काम को आप काउंट नहीं कर सकते हैं वो आएंगे धीरे धीरे, है ना। यही 2 चीज होता है। अब वस्तु के उत्पादन में भी 2 चीज होता है, एक होता है कच्चा माल, एक होता है पक्का माल। एक होता है कच्चा माल, एक होता है पक्का माल। कच्चा माल माने मकई, अलुई, अब पक्का माने चिप्स। सिंपल समझाओ तनी अभी, यार दिमाग ना लगा लोगन, कुछ और शास्त्रीय बैठल हमरा पता बा, एकदम और शास्त्री मत बनी। गांव के गंवार खनी बैठ के हमर बात सुनी, समझ में ना आगल और अंत तक सही निष्कर्ष पर ना पहुंचनी तो कहे। उत्पादन करेगा व्यक्ति, जो वस्तु का उत्पादन करेगा तो कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होगा, या तो कच्चा माल होगा, नहीं तो वो क्या करेगा? पक्का माल। तो इसी कच्चा माल को कहते हैं प्राथमिक सेक्टर। ये हो गया द्वितीयक, हो गया तृतीयक। ये अर्थशास्त्र का आधार होता है। देख सुनते हैं ना, जीडीपी में योगदान किस चीज का? प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक, तृतीयक। अब तो समझ में आ गया प्राथमिक क्या होता है, द्वितीयक क्या है, तृतीयक क्या है। घुमा फिरा के जाइएगा तो वहीं जाइएगा। अब समझ में आया ना? मजा आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना? अभी आज इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इस इंट्रोडक्शन क्लास में हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आर्थिक रूप से आपको थोड़ा सा दिमाग उस टाइप का बना दे कि लगे कि नहीं इसको रट्टा नहीं समझना है। वरना अगर अभी शुरू कर दे जीडीपी को मार्केट कॉस्ट पे एनडीपी में बदली है तो कहेगा जाई का भाई। तो उस चीज को समझने के लिए हम लोग को पहले थोड़ा सा इस टाइप से बनना पड़ेगा, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे समझ गए। तो प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न करके क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे। उत्पादन किस चीज का करेंगे? या तो वस्तु का करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे? सेवा का करेंगे। अब वस्तु में क्या होगा? एक कच्चा माल होगा, एक पक्का माल होगा। कच्चा का माल का मतलब दैट इज कॉल्ड प्राथमिक सेक्टर। अब पक्का माल मतलब जैसे किसान, खेती, गृहस्थी, किस सेक्टर में आएगा? प्राथमिक। उद्योग धंधा, अब ध्यान से बताएंगे, उद्योग धंधा द्वितीयक सेक्टर में 2 प्रकार का होता है, एक होता है निर्माण, एक होता है विनिर्माण। एक होता है निर्माण, एक होता है विनिर्माण। अब निर्माण का मतलब जैसे कोई सामान उत्पादन किया, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड विनिर्माण। जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जैसे पुल का निर्माण किए, लेकिन उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते हैं। तो उसमें भी होता है, एक होता है निर्माण, एक होता है विनिर्माण। धीरे धीरे हम आगे बताएंगे। अब ध्यान दिया जाए तो जब अर्थशास्त्र विषय का जन्म क्यों हुआ होगा, किस परिस्थिति में हुआ होगा, इसकी आखिर जरूरत पड़ी होगी तो किस रूप में पड़ी होगी, वहां से हम शुरू करते हैं, है ना। मूल रूप से तो हम लोग समझ गए, ठीक है, हम लोग जन्म लिए तो आवश्यकता जन्म लिया, जन्म आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न करके धन कमाते हैं। तो शुरुआत बिल्कुल इसमें कोई 2 राय नहीं कि धन के विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र को देखा गया। शुरू हुआ अर्थशास्त्र का मतलब क्या हो गया? धन का विज्ञान है ये, जिसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है? धन। धन कैसे बढ़ाया जाए। शुरू में कौटिल्य ने अपनी पुस्तक लिखी थी, कौन सी? अर्थशास्त्र। लेकिन वो किस प्रकार का विषय है? राजनीति। कौटिल्य ने जिस अर्थशास्त्र की रचना की थी, है ना, ये इंटरव्यू यूपीएससी में पूछता है। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा है, या विष्णुगुप्त एक ही नाम हुआ, है ना, तो उनके द्वारा जो रचित पुस्तक अर्थशास्त्र है, इसकी विषय वस्तु का संबंध किससे है? अर्थव्यवस्था से, राजव्यवस्था से। किससे है? राजव्यवस्था से। तो कैसे राजव्यवस्था से है? तो पहले चूंकि संपत्ति का इकाई जमीन होता था। क्या होता था? जमीन। आज भी है, ऐसा थोड़े है जिसके पास जमीन ज्यादा है लोग कहते हैं बड़ा अमीर आदमी बड़ा। समझ में आ रहा है ना। तो पहले चूंकि जमीन होता था और राजा का मुख्य कार्य युद्ध लड़ना होता था, तो वो जमीन ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कैसे करे, उसको कैसे सुरक्षित करे, उसी चीज का चर्चा इस अर्थशास्त्र में है। तो अर्थ में धन। अब पहले धन कौन चीज था? जमीन था। राजा का काम कौन चीज था? अपने जमीन की, अपने क्षेत्र की रक्षा करना और उसका क्या करना? विस्तार करना। क्या करना? विस्तार करना। तो इसको कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसकी चर्चा उन्होंने किस पुस्तक में की है? अर्थशास्त्र में। तो इसलिए नाम तो लग रहा है अर्थशास्त्र होगा आर्थिक विषय, लेकिन नहीं, यह किस प्रकार का विषय? राजनीतिक हो गया। कि राजा अपने क्षेत्र की सुरक्षा कैसे करेंगे, ये तो पूरा का पूरा कूटनीतिक हो गया, राजनीति ना हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो उस शुरुआत ऐसे ही हुआ था, लेकिन उस समय अर्थशास्त्र को किस रूप में देखा गया? तो राजनीति के रूप में देखा गया। लेकिन धीरे धीरे जब मनुष्य की जरूरत पड़ी, जैसा कि मार्क्स का नाम हम फिर लेंगे, वह कमीना इंसान कौन था जिसने कहा ये मेरा है, वही संपत्ति का जन्मदाता था।
आखिर संपत्ति का कोई ना कोई जन्मदाता होगा ना। तो जिसने पहली बार कहा होगा ई आम के गाछ हम और तुर के खैले तो बुझ लिए, आखिर कोई ना कहीं से तो शुरुआत हुआ होगा ना। तो वही संपत्ति का जन्मदाता था, वरना शुरुआत ऐसा एक कल्पना है जैसे हम सब लोग सहमत हैं कि हम लोग का जब जन्म इस ग्रह पर हुआ तो हम लोग की संख्या बहुत क्या थी, कम थी, और संसाधन इतने ज्यादा थे कि कोई झगड़ा झंझट टेंशन था ही नहीं। हम ही लोग कम थे, है ना। और हम लोग एकदम नोबेल पशु माने आदर्श पशु माने मरखा साण ना थे, गाय थे, ऐसा मार्क्स मानता है। आराम से घूमते फिरते रहते थे, कहीं कुछ मिल गया खा लिए पी लिए। अब क्या हुआ कि इच्छाएं दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक इच्छा होता है, दूसरा कृत्रिम इच्छा होता है ना। एक होता है प्राकृतिक इच्छा और दूसरा हो गया कृत्रिम। तो उस समय कृत्रिम कोई इच्छा था ही नहीं मनुष्य में, कोई बनावटीपन हम लोग में था ही नहीं। जो था प्राकृतिक इच्छा था, भूख प्यास 1 नंबर 2 नंबर, है ना। ये सब जो कैसा इच्छा होता है, प्राकृतिक इच्छा है, इस पर मनुष्य चाह कर भी उतना कंट्रोल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस प्राकृतिक इच्छा के वजह से संतान का जन्म हुआ, उस संतान से लगाव के वजह से मनुष्य जो है क्या किया कि उसके जीवन के सुरक्षित रखने के लिए वस्तुओं का संग्रह करना शुरू कर दिया, है ना। और जब संग्रह करना शुरू कर दिया तो उस पर कोई अटैक करता था तो कहता था नहीं यह मेरा है, इसको तुम नहीं ले सकते हो। तो वहीं से जन्म हो जाता है संपत्ति का। धीरे धीरे संपत्ति का रूप बदलता गया, लेकिन केंद्र संपत्ति ये रहा। जैसे आप लोग भी, इसमें से बहुत लोग हैं आज भी वो काम करते होइएगा। जैसे हमनी के बचपन में हमरा याद बा, संपापड़ी बेचे तो हमनी के या मने दादी गेहूं दे देवे, हमनी के ले जाए गेहूं दे दी सन अपना संपापड़ी खायला दे देवे। तो वो संपत्ति क्या था उस समय, किस रूप में बाजार चलता था, तो वस्तु विनिमय होता था। क्या होता था, वस्तु विनिमय होता था। यानी कि एगो सामान खरीदने के लिए हम लोग क्या किए, दूसरा सामान उसको दिए। क्यों? क्योंकि कोई मापक स्टैंडर्ड चीज नहीं था। आखिर आज देखिएगा कोई भी सरकार सोना को ही क्यों केंद्र मानती है। कोई भी देश का रिजर्व बैंक होगा ना, उसका केंद्रीय जो बैंक होता है वो एक मतलब मात्रा में सोना रखता है, विदेशी प्रतिभूति रखता है, उसके बाद पैसा छापता है। तो सोना को क्यों रखा जाता है? क्योंकि यह एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो पूरे विश्व में सर्वमान्य है, पूरा विश्व इसको मानता है। आप इसको कहीं ले जाइएगा तो उसका उतना ही वैल्यू है, ज्यादा ही होगा, कम नहीं हो सकता है। आपको कभी सिखाएंगे कि डॉलर के तुलना में रुपये का मूल्य कैसे तय करते हैं। तो मान लिए 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम सोना डॉलर में कितना का, रुपया में कितना का मिलेगा, उससे तय होता है। काफी स्टैंडर्ड चीज है ये सोना। अरे कागज का रुपया, उसका क्या औकात है, लेकिन उसको क्या किया गया, मान्यता दिया। लिखा रहता मैं धारक को वचन देता हूं, वही वचन जो शब्द है ना उसका वैल्यू बढ़ा दिया है। वरना मोदी जी फिर 8 बजे रात को आएंगे और कहेंगे 500 का नोट और 2000 का नोट विधि ग्राह्य मूल्य रुपया नहीं रहा, यानी उसका मान्यता खत्म। रात 12 बजे के बाद खत्म हो जाएगा। अब हमने के निकालन से 500 अरे कहने चाहिए बोल जल्दी, सोचन से दूसरा के दे के कर ली। तो उसके पीछे सरकार वचन देती है कि मैं वचन देता हूं, है ना, कि इसको मैं 500 में ही चलाऊंगा। और जब वचन वापस बंद करे तो ले तो क्या हो जाता है कागज। आज सोना ने कह दे मोदी जी मैं ये सोना को लोहा के रूप में देख रहा हूं, कह सकते हैं मैं इसको लोहा बना दिया, चलो तुम्हारा औकात क्या है। तो अमेरिका का ये सोना है, लोहा ले सब दे दे हमरा के, हम उससे ज्यादा रेट देम। तो मोदी जी के औकात में नहीं के सोना के लोहा साबित करे के, लेकिन 500 के नोट कागज के टुकड़ा को दिए, कागज के टुकड़ा हो। तो सारा खेल मान्यता का होता है। तो शुरू में उतना डेवलपमेंट नहीं था ना, तो बार्टर सिस्टम था, कौन सी वस्तु विनिमय प्रणाली था, है ना। यानी मनुष्य क्या करता था, एक सामान दे के दूसरा सामान लेता था, एक सामान दे के दूसरा सामान लेता था। लेकिन उसमें धीरे धीरे समय के हिसाब से बहुत सारी बाधाएं आई। बहुत सारी बाधाएं आई का मतलब यह ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान लिया गया कि हमको अपने बेटी का ब्याह करना है, तो क्या करता है माता क्या करते, पिताजी क्या करते, पैसा को क्या करते, संचित करते, सोना को बचा के रखते हैं। अब मान लिया हमारे पास 5 कुंटल गेहूं हो गया है, तो हमको बेटी के ब्याह ला 5 कुंटल गेहूं का क्या कर, जमीन को रख देता नहीं, जब बेटी के ब्याह हुई तो निकाल लिए। तो धन संचय करने में कठिनाई होगी कि नहीं होगी,
बात ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग वस्तु को ही केंद्र बना लें तो हम भविष्य के लिए अगर हम बचाना चाहते हैं तो हम भविष्य के लिए बचा पाएंगे। हमारे पास क्या है, गेहूं है, चावल है, दाल है, मान लिया आलू है, अब इसको हम भविष्य कितना दिन रख पाएंगे? खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? संचित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला समस्या यह होगा। दूसरा समस्या होगा मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाए। मने एगो बकरी के बदले कितना गेहूं, तो मानते नहीं एगो बकरी के बदले 50 किलो गेहूं मान लेनी, तो हमारा लग 25 किलो गेहूं का तू आधा बकरिया दे दे, तो बकरी वाला मानी वही भाई आधा दे दे, समझ आ रहा है कि नहीं है? तो कुछ वस्तु की अविभाज्यता, कुछ वस्तु को हम बांट नहीं सकते। मान ली गेहूं का 1 किलो 2 किलो कर सकते हैं, अब बकरिया मुर्गी का क्या कर सकते हैं? उसको तो नहीं काटाकुटी कर सकते हैं, है कि नहीं है? उसके बाद मान लिया गया कहीं हमनी के घूमे जाए के बाद, तो आज तक एटीएम कार्ड रखी ले सब, अब वो छोड़ कर जमाना ऐसा बदल गया खाली पिन कोड रह के जाही मोबाइल बा। अब पहले लोग घूमे जाती तो कल्पना कर जात हुई कपर बकरी एने गेहूं एने चाउर, अब चल दे घूमे वही में जात हुई। तो ये सब समस्या धीरे 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 ऐसा आया होगा, तो सोचा गया होगा ना भाई ये सबसे काम ना चली, कहीं ना कुछ हम लोग को मापक तय करना होगा, ठीक है ना? तो सारा खेल जो आ रहा था ना, देखिएगा कि धन 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 धनाधन धन धन धन, तो हुआ कि भाई काहे ना हम लोग एक विषय को जन्म दे जिसमें हम लोग धन का अध्ययन करें। आर्थिक मानव, मनुष्य क्या है, धन कमाने के लिए पैदा लिया है, प्योर अर्थशास्त्री कहता है हम लोग आर्थिक मानव हैं, हम लोग धन कमाने के लिए जन्म लिए, मरते मरते कमाते कमाते मर जाएंगे। हमारे छोटे भाइयों को बातों का आप लोगों को बताते हैं, आप लोगों को थोड़ा जानना चाहिए, प्रेरणा देने वाली बात है। भारतीय समाज में, खासकर बिहारी समाज में, पुरुष होने का मतलब कमाना पड़ता है, धन धनाना पड़ता है। अगर आप पुरुष के रूप में जन्म लिए हैं, अगर आप नहीं कमाइएगा तो आपका प्रतिष्ठा नहीं रहेगा। महिला चलेगी, नहीं कमाएगी तो बाबूजी को बियाह कर दिए बढ़िया घर में, तो सीधे देखिएगा जाई तो फेल करत लगा, फेल करत अरे पापे के कलेक्टर बाबू हो गए, आप कलेक्टर थोड़े हो जाएगी वो तो कलेक्टर बाबू हो सकता, लेकिन अपने कलेक्टर हो सकता नहीं। तो पुरुष होने का मतलब याद रखिएगा, काम करना है, धन कमाना है। तो शुरुआत यहां से होता है धन धन धन, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा लगा कि हम लोग जो है इस धन के पीछे इतना भाग रहे हैं कि धन के द्वारा जो प्राप्त करना चाह रहे हैं सुख, ये पीछे छूट गया। धन के द्वारा क्या प्राप्त करना चाहते हैं? सुख, कल्याण, कि हमारा क्या हो जाए, कल्याण हो जाए। अध्ययन कौन सी का कर रहे हैं? धन का, माने कागज का नोट का, है ना, लोहे का, धातु का, सिक्का का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग भूल गए कि इस धन के द्वारा जो मूल चीज हमको चाहिए, सुख चाहिए, कल्याण चाहिए, तो हम यदि इसका अध्ययन कर ले कि सुख कैसे बढ़ा सकते हैं, कल्याण कैसे बढ़ा सकते हैं, तो धन ऑटोमेटिक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। लेकिन धन का अध्ययन करेंगे तो सुख आएगा कि नहीं आएगा, इसका कोई गारंटी है? आप अपने गांव में देखिएगा कि एक से एक अमीर होगा, लेकिन ऊपर लड़का देखिएगा फाटले कपड़ा पहनता होगा, उसके पास बहुत संपत्ति है, लेकिन ना उसको खाने का तरीका पता, ना उसको पहनने का तरीका पता है, तो फिर वो तो धनिक है, तो फिर उसको कहीं नहीं सुख मिला। कुछ लोग क्वेश्चन किए कि जब शुरुआत हुआ इकोनॉमिक्स के पिता किसको माना था? एडम स्मिथ को। तो उन्होंने जब कहा कि अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। तो उन्होंने धन को इतना ज्यादा प्रश्रय दे दिया, इसे लगा मनुष्य नहीं, ऐसा लग रहा आर्थिक मानव है, हम पैसे कमाए ला पैदा ले ले बानी भाई रे भाई, बस केने से पैसा चलाओ, दिन रात ये सोची ले सनमनी के, केने से आओ। हो सकता है थोड़ा उसमें सच्चाई हो, बट अब थोड़ा सेकेंड स्टेप में आते हैं कि बहुत ऐसे लोगों को देखा गया जिसके पास धन बहुत है लेकिन उसको कोई सुख नहीं है। अब बहुत ऐसों को देखा गया धन बहुत कम है लेकिन वो बहुत सुखी है। जैसे सरकारी नौकरी वाला धन कम है लेकिन उसका लाइफ स्टाइल देखिए। जैसे गांव के जमींदार बहुत धन वाला लेकिन मत पूछिए,
है कि नहीं? तो जब गांव चाहे कोई बहुत संपत्तिशाली व्यक्ति है, बहुत धन है, लेकिन देखिएगा तो ललके चाउर का भात कीनेगा, हम देख ले बनी, बहुत धन बा ओकरा, लेकिन का मजा कि ओकर बाल बच्चा सुख से कोई खा ले होके, बढ़िया कपड़ा पहन ले होके, लेकिन वही गाँव में एगो सरकारी बाबू बाहन, उनका 10-20 हजार के महीना मिलेला, लेकिन वो स्टैंडर्ड तरीका से रहेला, उनका घरे जाम तो नाश्ता मिली, चाय मिली, है ना? अब पूछी लो खाना, अगर कहीं खाना अब सकार लिए वो लोग तैयार हो गया तो देखिएगा 3 किस्म का सब्जी, पापड़, तिलौरी सब मिलेगा। अच्छा धनिक बाबू लगे बड़ा गलती से कोई तो चाय तो कोई पूछी ना, मिठाई के तो बातें सवाले नहीं का होला तो हम जानते नहीं की, आ कहीं खाए के जबरदस्ती बेइज्जत कहीं तो खियाए के सकारी देखे लिए को भात दाल आलू के भुजिया या खा चलो, ना तो होशियार है तो भात आलू दम खिया दी कोई चलो हो गए। यही से तो बेटी के बाप कौन सी खोजला? सरकारी। कौन जाओ तेनू? भले कम कमाता है लेकिन सुख से रहता है, कम कमाता है लेकिन उसका लाइफ स्टाइल जबरदस्त होता है। आप ही देखिए ना, आप ही के दोस्त में बहुत लड़का को नौकरी लग गया होगा, वो 25 से 30 हजार ग्रुप डीए में है, लेकिन वो आता होगा तो उसका रहन सहन, बातचीत, कपड़ा सब अलग लगता है कि नहीं? हमनी के लाखे बाटे तक कहा उहे ऐसा हमनी के, है कि नहीं? तो कुछ लोगों ने कहा का भाई साध्य जो है, माने साध्य का मतलब होता है इंड्स, इंड्स का मतलब लक्ष्य, का मतलब उद्देश्य अंतिम क्या है? सुख न है। साध्य क्या है हम लोग का? सुख न है। साधन मानते हैं धन हो सकता है, साधन जो है वो धन हो सकता है, लेकिन साध्य हमेशा हम लोग का क्या है? सुख है। तो उन्होंने कहा कि इस परिभाषा में, यानी इस बात में एडम स्मिथ ने धन को ही साध्य बना दिया है, जबकि धन वास्तविक रूप में क्या है? साधन है। धन क्या है? साधन मात्र है। लक्ष्य क्या है? साध्य क्या है? सुख है ना? तो कुछ लोग कहा हाँ भाई बात सही है, कि क्यों ना हम लोग सुख पर डायरेक्ट अध्ययन करें, सुख कल्याण का अध्ययन कर ले, तो उसमें धन जैसा बहुत कुछ आ जाएगा, ठीक है ना? तो जब सेकेंड स्टेज में किस पर बल दिया जाने लगा? कल्याण के अध्ययन पर, सुख के अध्ययन पर, और जो चीज कल्याण को बढ़ावा दे उसका अध्ययन किया जाने लगा अर्थशास्त्र में। जो बात, जो काम क्या करे? कल्याण को बढ़ाए, कल्याण को वृद्धि, कल्याण में वृद्धि करे। तो ये बताइए बम, गोला, बारूद कल्याण में वृद्धि करता है? नहीं ना करता है, जहां जाएगा विध्वंसक चीजें ना है। लेकिन किसी भी देश की सुरक्षा के लिए बम, गोला, बारूद का जरूरत है कि नहीं है? तो ये तो एकदम देश को असुरक्षित कर दिया कल्याण। कहा गया भाई कल्याण का अध्ययन किया जाएगा तो देश असुरक्षित हो जा रहा है। तब तक क्या हो गया? थर्ड स्टेज में इतना ज्यादा जनसंख्या बढ़ गया विश्व में, खासकर भारत, चीन जैसे देशों में, कि सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई वितरण की। किस चीज की? वितरण की। माने जनसंख्या ढेर हो गया। पहले हम बताए ना कि मनुष्य कम था, संसाधन बहुत था, कोई टकराव नहीं था, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था, माने इतना आम उत्पादन होता था कि कोई पूछनिहार नहीं था, जरा मन किया अपन खा लिया। लेकिन धीरे धीरे आदमी ज्यादा हो गया, आम कम हो गया, तो क्या होगा? मार होगा कि नहीं होगा? तो इसी को कहते हैं वितरण की समस्या। किस चीज की? वितरण की समस्या उत्पन्न हो गई। क्यों? क्योंकि जनसंख्या ज्यादा हो गया और संसाधन क्या हो गए? सीमित हो गए। तो हुआ कि क्यों न इस सीमित संसाधन का बढ़िया से बढ़िया तरीके से इसको वितरित करवा दिया जाए, है ना? और इसी को अर्थशास्त्र का विषय वस्तु बना दिया जाए कि जो चीज दुर्लभ है, जो चीज कम है, उस कम चीज को सारे लोगों में कैसे वितरित किया जाए कि समाज में कोई तनाव उत्पन्न ना हो, है ना? तो थर्ड स्टेज में दुर्लभता से संबंधित परिभाषा को जोड़ा गया इकोनॉमिक्स में। लेकिन इस परिभाषा से भी संतुष्टि नहीं हुई, तो फाइनल स्टेज में कहा गया कि देखिए ओवरऑल सब कुछ आज डिपेंड करता है किस चीज पर? तो विकास पर। किस चीज पर? विकास पर। तो क्यों ना हम ओवरऑल एक विकास का अध्ययन कर ले, तो उसमें सब आ जाएगा। क्योंकि कोई भी देश अगर विकसित है तो वहां के लोग संतुष्ट हैं, वहां के संसाधन अच्छे तरीका से उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं है? वहां के लोग सुखी हैं, वहां वितरण की कोई समस्या नहीं होगी, वहां कल्याण सुख बहुत होगा, धन की कोई कमी नहीं होगी, तब ना वो विकसित बना होगा। तो आज के डेट में, आज के समय में
अर्थशास्त्र क्या बन गया है? तो विकास संबंधी समस्याओं का हल करता है कि किसी देश को कैसे विकसित बनाया जाए, उसके लिए क्या क्या उपाय किया जाए। तो इस तरीका से जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे अर्थशास्त्र का परिभाषा, विषय वस्तु बदलता चला गया। शुरू हुआ धन से, आके आज कहां पहुंचा है? विकास पर। शुरू हुआ धन से और आज कहां आके पहुंचा है? विकास पर। ऐसे भी एक अर्थशास्त्री है, उनका नाम है बारबुरा बुटन। वो कहती है जहां पर 6 गो अर्थशास्त्री मिलेगा ना, वहां पर 7वां परिभाषा जन्म लेता है, क्योंकि अर्थशास्त्री अपने आप में कभी एकजुट हो ही नहीं सकता है। क्यों? चाट बेचे लगा कि 10 मसाला 11वां स्वाद, तो वही अर्थशास्त्री लोग कभी भी एकजुट नहीं हो सकता है ना। लेकिन ओवरऑल समय के हिसाब से जो परिवर्तन हुआ, हम एकदम जीरो लेवल से आपको ले चलते चलते सिलेबस में प्रवेश करा चुके हैं कि सबसे पहले अगर हम परिभाषा की बात करें, है ना, तो परिभाषा कहां से शुरू होता है? धन से। परिभाषा कहां से शुरू होता है? धन से। धन से बदला कल्याण, कल्याण से दुर्लभता, दुर्लभता से विकास, और आज के डेट में इसी विकास को कैसे, कोई देश को कैसे विकसित बनाया जाए, यही अर्थशास्त्र का मुख्य विषय वस्तु है। और इसी को ध्यान में रखकर अर्थशास्त्र का परिभाषा तय किया गया। चलिए हेडिंग दीजिए, अर्थशास्त्र एक परिचय। सबसे पहला टॉपिक अर्थशास्त्र, ऐसे परिचय। ये हम लोग का मेन टॉपिक हो गया, ठीक है। पहला टॉपिक यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। नीचे लिखिए अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र क्या है? बस ऐसे, अर्थशास्त्र क्या है? देखिए नीचे से शुरू कीजिए। देखिए जिस प्रकार एक कृषक, किसान, जिस प्रकार एक कृषक के लिए खेती करने से पूर्व, जिस प्रकार एक कृषक के लिए खेती करने से पूर्व, माने पहले, खेती करने से पूर्व अपने खेत की सीमाएं जान लेना, अपने खेत की सीमाएं जान लेना आवश्यक होता है। खेत की सीमाएं जान लेना आवश्यक होता है। ठीक उसी प्रकार अर्थशास्त्र का अध्ययन इसका अर्थ जाने बिना, अर्थशास्त्र का अध्ययन इसका अर्थ जाने बिना संभव नहीं हो सकता। इसका अर्थ जाने बिना संभव नहीं हो सकता। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज मतलब जहां से खत्म हुआ होगा उसके बाद ऐसे यहां से शुरू कीजिएगा, ये बोलते हैं पैराग्राफ चेंज, ठीक है। चलिए नीचे लिखिए, किंतु अर्थशास्त्र के अर्थ को जानना, अर्थशास्त्र के अर्थ को जानना या किसी एक निश्चित परिभाषा में बांधना, किसी एक निश्चित
किसी एक निश्चित परिभाषा में बांधना कोई सरल कार्य नहीं है। किसी एक निश्चित परिभाषा में बांधना कोई सरल कार्य नहीं है। फुल स्टॉप। कोई सरल कार्य नहीं है। भिन्न भिन्न अलग अलग भिन्न 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 अर्थशास्त्रियों भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं दी है। भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं दी है। फुल स्टॉप। अलग अलग परिभाषाएं दी है। अर्थशास्त्र की फुल स्टॉप कंटिन्यू। अर्थशास्त्र की परिभाषाओं की अर्थशास्त्र की परिभाषाओं की विविधताओं के अर्थशास्त्र की परिभाषाओं की विविधताओं के संबंध में अर्थशास्त्र की परिभाषाओं की विविधताओं के संबंध में श्रीमती बारबरा बूटन पूरा नाम। श्रीमती फेमस है, जो इकोनॉमिक्स जिनका बीएमए में रहा होगा वो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, और नहीं रहा तो कोई बात नहीं, आप जीरो से समझिए। श्रीमती बारबरा बूटन, श्रीमती बारबरा बूटन लिखती हैं, बारबरा बूटन लिखती हैं इन्वर्टेड कोमा शुरू। इन्वर्टेड कोमा शुरू का मतलब ऐसे, इन्वर्टेड कोमा बंद का मतलब ऐसे, ठीक है ना। तो जहां बोलेंगे इन्वर्टेड कोमा शुरू, ठीक है। तो बारबरा बूटन लिखती हैं, लिखिए, जहां छह अर्थशास्त्री एकत्रित होते हैं, जहां छह गो अर्थशास्त्री एकत्रित होते हैं, वहां 7 राय होती है। वहां कौन राय होती है? 7 वहां 7 राय होती है। इन्वर्टेड कोमा बंद। जहां 6 अर्थशास्त्री एकत्रित होते हैं वहां 7 राय होती है। यह स्टेटमेंट किसका है? बारबरा बूटन का है ना। फुल स्टॉप। इन्वर्टेड कोमा बंद कीजिए, फुल स्टॉप दीजिए, कंटिन्यू लिखिए, कंटिन्यू लिखिए। इसी प्रकार के मत जे एन किन्स का नाम सुने होंगे, ठीक बा, ना सुने मैंने कौन बात है, धीरे धीरे। जे एन किन्स की आधा 900 में हलंत। जे एन किन्स भी प्रकट करते हैं, जे एन किन्स भी प्रकट करते हैं, जे एन किन्स भी प्रकट करते हैं। फुल स्टॉप। उनके अनुसार इन्वर्टेड कोमा शुरू, इन्वर्टेड कोमा फिर शुरू कीजिए अब, यानी जे एन किन्स के अनुसार, उनके अनुसार लिखिएगा। अर्थशास्त्र की परिभाषाओं ने अर्थशास्त्र की परिभाषाओं ने ही अर्थशास्त्र का गला घोंट रखा है। अर्थशास्त्र का गला घोंट रखा है। अर्थशास्त्र की परिभाषाओं ने ही अर्थशास्त्र का गला घोंट रखा। पैराग्राफ चेंज कीजिए, इन्वर्टेड कोमा बंद कर दीजिए, इन्वर्टेड कोमा बंद हो गया। अब पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखिए अर्थशास्त्र को
स्पष्टतः अर्थशास्त्र को किसी एक अर्थशास्त्र को किसी एक निश्चित परिभाषा में बांधना कठिन कार्य है। किसी एक निश्चित परिभाषा में बांधना क्या है? कठिन कार्य है। फुल स्टॉप। कंटिन्यू। क्योंकि समय कॉमा वैश्विक परिवर्तन, वैश्विक परिवर्तन एवं विकास, समय वैश्विक परिवर्तन एवं क्या? विकास के साथ साथ इसकी परिभाषा भी बदल जाती है। समय वैश्विक परिवर्तन एवं विकास के साथ साथ इसकी परिभाषा भी बदल जाती है। फुल स्टॉप। फिर भी विद्वानों के बीच अर्थशास्त्र को लेकर जो एकमतता यूनिटी जो एकमतता है उन्हें चार श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। उन्हें 4 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। हाइफन दे दी और कोई चीज लेकर खाली लिखा जो निम्नलिखित है, कोई जन हाइफन फुल स्टॉप ना हाइफन। उन्हें 4 श्रेणियों में विभाजित कर सकते। चलिए अब यहां से आप लोग जानते हैं, ये परिचय भी हो गया आपका। तो शुरुआत करना चाहिए कोई भी चीज। देख रहे हैं लिख रहे हैं, अब हाथ तनी बुझाता है। ये पहले ही लिखा के पढ़ाई, अब नोट्स आ गल अपने लोगों तनी भाग्यशाली बनी कि नोट्स के समय, लेकिन कुछ विषय तो लिखिए के पढ़े के होई, मजा आ जाला, राइटिंग प्रैक्टिस हो जाता है। ठीक है चलिए ओवरऑल चलिए शुरू कीजिए। अभी 2 मिनट और पढ़ लीजिए, कंप्लीट कर लेते हैं। उन्हें कितने श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में। नीचे लिखिएगा ए, नीचे लिखिए ए, है ना। तो सबसे पहले कौन सा परिभाषा है? कैसन? बिल्कुल धन संबंधी परिभाषाएं। इंग्लिश मीडियम वाले इसी को बोलते हैं वेल्थ डिफिनीशन। धन संबंधी परिभाषाएं। ठीक है। अब नीचे लिखिए बी। हाँ, दूसरा किस प्रकार का चेंज हुआ? कल्याण। वेरी गुड। क्या अब दूसरा में आएगा? कल्याण संबंधी परिभाषाएं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेलफेयर डिफिनीशन। कल्याण संबंधी वेलफेयर डिफिनीशन, है ना। हाँ चलिए सी। उसके बाद कैसा आ गया? दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं। इंग्लिश मीडियम वाले स्कार्सिटी, है ना, स्कार्सिटी हो गल बा, कमी, है ना। स्कार्सिटी डिफिनीशन आप लोग हिंदी मीडियम में लिखे ना, कुछ लोग इंग्लिश मीडियम वाले उनको थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं। दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं। ठीक है। एंड लास्ट कैसा आया? विकास। लिख लीजिए विकास संबंधी, ग्रोथ डिफिनीशन। इसको क्या इंग्लिश में बोले? ग्रोथ। विकास संबंधी परिभाषाएं। अब एक एक को हम लोग उठाएंगे। शुरुआत करेंगे धन संबंधी। उसका जन्म कैसे हुआ, इसको किसने जन्म दिया, और बाद में इसमें क्या कमी रह गई,
कि फिर से इसका परिभाषा धन से क्या हो गया, कल्याण हो गया। फिर कल्याण को किसने जन्म दिया, उसमें क्या कमी रही कि उसको छोड़ के फिर दुर्लभता पर आ गए। फिर दुर्लभता पर आए तो उसमें क्या विशेषता रही, फिर बाद में क्या कमी हो गई, तो फिर उसको छोड़ के आज फाइनली कहां पहुंच गए हैं, विकास पर। लेकिन आज के लिए इतना ही। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को इकोनॉमिक्स बहुत मजा आ रहा होगा, थोड़ा भी बोरिंग फील नहीं हुआ होगा। और विश्वास रखिए एक भी इकोनॉमिक्स का क्लास आपको बोरिंग नहीं लगने देंगे। हर दिन उतना ही मस्ती में, उतना ही मजा में। ये तो सुन लीजिए कैसा टॉपिक है, परिभाषा। आज ले परिभाषा में कोई मजा आवेला, लेकिन हम कौन स्टाइल से शुरू कोई नहीं है। अकेले पढ़ कह देती डायरेक्ट पढ़ लिया लोगों तो नींद ना आ जाती घरे, लेकिन हम वैसा स्टाइल से शुरू कोई नहीं है कि अपने लोग बनात फंस गई नहीं है, आके समझ गई नहीं। लेकिन ये चीज कह दिए घरे तो नहीं पढ़ लेगा लोग किताब में, तो ये सब मन ना करेला पढ़े के, है कि नहीं है। लेकिन इसको भी हम एकदम इंटरेस्टिंग बना के आप लोग के आगे प्रस्तुत किए और उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आइए ऑफिस में पूछिए आपको जो भी दिक्कत है, ठीक है। तो आज के लिए इतना, फिर कल से 4 बजे हम लोग इसी टाइम में मिलते हैं, ठीक है। और ये आज का जो वीडियो है, जो क्लास ले रहे बंद कीजिए ना, है ना।